एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईएनएस करांज की, जो कि स्कॉर्पियन क्लास का तीसरा सबमरीन है। इसको इंडक्ट कर लिया गया है मुंबई में एक सेरेमनी के दौरान, जहां पर हमारे नेवी चीफ भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में इस वॉरशिप को, इस सबमरीन को इंडक्ट कर लिया गया है और क्रमशः जो बची हुई 3 सबमरीन्स हैं उनको एक साल के अंतराल में 2024 तक कहा जा रहा है कि इंडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि पुराना प्लान ही है, जो कि डिले होने के बाद अपडेटेड प्लान हुआ था। उन्होंने इस दौरान ये बताया कि इंडियन नेवी रियल में आत्मनिर्भर भारत के तहत चल रही है। जितने भी वॉरशिप हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें मैक्सिमम भारत में ही बने हुए होते हैं, भारत का डिजाइन होता है। यदि भारत का डिजाइन नहीं भी है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होती है। कुछ 42 वॉरशिप्स में से 40 वॉरशिप भारत के शिपयार्ड में बनी हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेवी जो अगर इंडिजिनस कंपोनेंट या इंडिजिनस सामान की बात करें या खुद भारत में बने हुए सामान का इस्तेमाल करने की बात करें तो उस मामले में कितनी आगे है। इसीलिए तो इंडियन नेवी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो नई सामान, नए इक्विपमेंट खरीदने में जो पैसे खर्च होते हैं, वो तीनों सेनाओं में सबसे कम होते हैं और सबसे कम अलॉट भी किए जाते हैं। बात करते हैं क्वाड की। भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ही देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो 12 मार्च को एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। ये पहली बार होगा कि इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक किसी वर्चुअल मीटिंग में या किसी मीटिंग में क्वाड को लेकर एक पूरा खाका खींचने को तैयार होंगे। इसमें वो इस समूह को लेकर अपनी अपनी जो बातें हैं वो सामने रखेंगे और आगे समूह को किस प्रकार से देखते हैं वो ये रखने वाले हैं। इसकी जो घोषणा है वो हमारे विदेश मंत्री ने की कि हमारे प्रधानमंत्री इस समिट में या इस वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने वाले हैं। अब चाइना के विरुद्ध जो क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि 4 देशों का जो समूह बनने वाला है वो एक तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारत के लिए एक लेसन होगा। भारत जब ये समूह बन जाएगा या बन तो चुका ही है, जब ये पूरी तरह से वर्किंग हो जाएगा तो भारत अपना पीछा छुड़ाकर कहीं जा नहीं सकता है। हमेशा ही हम लोगों ने देखा है कि भारत किसी दूसरे का युद्ध लड़ने में इच्छुक नहीं होता है, पर यदि चीन, ऑस्ट्रेलिया या जापान को आंख दिखाएगा तो भारत को उसमें कूदना पड़ेगा। फिर ये नहीं देखना होगा कि हमारी कितनी हानि होगी। इस चीज को भारत को बिल्कुल समझना चाहिए और गांठ बांध देना चाहिए कि आगे लड़े जाने वाले जो युद्ध हैं उसमें आपको किसी की तरफ जाना भी पड़ सकता है, बिना वजह किसी से लड़ना भी पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए, आपके साथ कभी आपके बुरे दौर में कोई खड़ा हो तो। इसी बुरे दौर में खड़े होने की बात अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक कमांड के जो हेड हैं उन्होंने कहा है। उन्होंने ये पहले बताया कि अभी भी चाइना एलएसी से दूर नहीं गया हुआ है। कुछ स्थानों पर एलएसी पर जो चाइना ने लैंड कैप्चरिंग की हुई है वो अभी भी बरकरार है और उससे वो पीछे नहीं हटा है। हम जानते हैं कि पैंगोंग त्सो के आसपास चीन पीछे हट चुका है, भारत भी पीछे हट चुका है, पर ऐसे कई लोकेशंस हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि उनके पास फुटेज मौजूद है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पीछे चीन नहीं हटा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को चीन से रिलेटेड कई खुफिया जानकारी अमेरिका ने दी है, इस स्टैंड ऑफ में दी है, जिससे कि भारत को काफी लाभ हुआ है। ऐसा हमने कई रिपोर्टों में सुना भी है कि इस स्टैंड ऑफ में अमेरिका भारत का बहुत ज्यादा साथ दे रहा है, चीन की पूरी गतिविधि भारत को बता रहा है। इसके अलावा ठंडे इलाकों में जो क्लोथ इस्तेमाल होते हैं वो भी हमें दे रहा है और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हथियार भी भारत तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये जानकारी देते हुए यह भी कहा कि भारत को अब समझ में आ गया है, इस जो स्टैंड ऑफ है उससे यह समझ में आ गया है कि आपको अगर अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है तो एक समूह में चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि वो भारत के नॉन अलाइंड मूवमेंट का सम्मान करते हैं, पर कुछ समय ऐसे आते हैं जब आपको दूसरे के लिए लड़ना पड़ता है, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई लड़े तो इससे मैसेज साफ था कि भारत को वो कह रहे हैं कि किसी न किसी खेमे में जाएं और भारत ने चुना है क्वाड बनाना। अभी वो अमेरिका के खेमे में पूरी तरह से नहीं है, ना ही रशिया के खेमे में पूरी तरह से है। भारत ने क्वाड बनाया है और इसी क्वाड्रिलेटरल खेमा जो एक नया खेमा है उसको बनाया है और भारत चाह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अगुवाई अब वो करे। कल हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में रशिया ने भारत को घुसने नहीं दिया, इस पीस टॉक में घुसने नहीं दिया जो अभी चल रही है, पर फिर यूएस ने भारत को नॉमिनेट किया और
इसमें घुसाया और अब जाके पीस टॉक में भारत का भी स्थान है और भारत अब अपने हिसाब से पीस टॉक में अपनी जो बात है वो रख सकता है और जो पीस टॉक है उसमें भारत के भी जो लाभ हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसको भी देखा जाएगा। यही चीज जब पत्रकारों ने रशिया के एम्बेसडर से पूछी तब उनका ये जवाब था कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है। रशिया ने हमेशा ही समर्थन किया है और हमेशा ही ये कहा है कि अफगानिस्तान में जो भी अच्छा काम हो रहा है, अफगानिस्तान में की रोल भारत अदा करता है और करता रहेगा। तो साफ साफ रशिया ने कहा कि उनका कोई भी ऐसा मानना नहीं है कि उसने भारत को दूर रखा है। इनफैक्ट उनका कहना है कि वो भारत को हमेशा ही समर्थन करते हैं कि अफगानिस्तान में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये कहने की बातें होती हैं, अगर वो समर्थन कर रहे होते तो अभी तक भारत बिना यूएस की मदद के ही अफगानिस्तान में पीस टॉक में टेबल पर होता, पर ऐसा नहीं हुआ। जब इनिशिएटिव अमेरिका ने लिया तभी जाके भारत को यह स्थान प्राप्त हुआ है और ये फैक्ट है। बात कर लेते हैं रशिया और चीन की एक बड़ी गठजोड़ की और एक बड़े प्रोजेक्ट की। दोनों ही देश अब इस चीज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं कि मून पर एक ऑब्जर्वेटरी लगाएंगे, एक लेबोरेटरी लगाएंगे। अब ये मून पर, मून की सतह पर भी हो सकती है और मून के चारों ओर घूमती हुई भी हो सकती है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। एक्चुअल में आपको पता है कि रशिया जब स्पुतनिक उसने लॉन्च किया था तब जाके वो अमेरिका को एक सरप्राइज दिया था और अमेरिका तब उसके पीछे पीछे चलने लगा था और वो दौर था जब सोवियत यूनियन बहुत आगे था स्पेस सेक्टर में। पर अभी अगर हम मून की बात करें, मार्स की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। अमेरिका और चीन बहुत तेजी से मून के एक्सप्लोरेशन में बढ़ रहे हैं। अब रशिया इसी चीज को भजाना चाह रहा है। चीन तो पहले ही मून के पीछे पड़ा ही हुआ है। मून की जो सॉइल है वो पृथ्वी तक वो लेकर आया है। अमेरिका मार्स मिशन पर कंसंट्रेट कर रहा है। मून मिशन में तो कर ही रहा है, पर मून मिशन से ज्यादा मार्स मिशन पर कंसंट्रेट कर रहा है। रशिया ये चाहता है कि मून मिशन चीन के साथ वो एक्सप्लोर करे और अपना वही पायदान पाए जो कि आज से 40 साल पहले या 60 साल पहले उनका पायदान था विश्व में स्पेस सेक्टर के मामले में। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि स्पेस एक्स ने इंसानों को ISS तक भेज दिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेज दिया, जिस पर कि अभी तक रशिया की मोनोपोली थी। इंसान भेजने के लिए रशिया के स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, पर अब यह भी स्पेस एक्स करने लगा है, अमेरिका ने करने लगा है। तो रशिया का कोई स्थान नहीं बचा है, इसलिए इस प्रकार के कॉपरेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। रशिया ने पिछले बार जब नासा के मून एक्सप्लोरेशन या मून पर इंसान उतारने 2024 तक इंसान उतारने का जो उनका प्रोग्राम है उसमें ये रशिया से पूछा था कि वो हाथ बटाएंगे, रशिया ने मना कर दिया था। तो वो इसीलिए अब पता लग रहा है कि मना किया था कि वो अपना एक अलग मुकाम चाहता है। चीन ने कहा है कि जो इनका कोलैबोरेशन है रशिया के साथ वो अन्य देशों के लिए भी खुला है, अन्य देश भी इसमें पार्ट बन सकते हैं। डिफेंस की तरफ भारत को भी किसी ना किसी खेमे को ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जापान का खेमा और फ्रांस के साथ एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा अच्छा माना जा सकता है और भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।